नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका इस महीने की हमारी धन की बात, जो इकोनॉमी, मार्केट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी कंपनी की जो विचार हैं उसको हम पेश कर रहे हैं। तो शुरुआत करता हूं मैं। जो चीज सबके सामने है वो है कोविड का स्टेटस इंडिया का। तो इंडिया में पहले ध्यान देंगे, फिर वर्ल्ड के ऊपर भी ध्यान देंगे, फिर रिस्क फैक्टर्स क्या है इंडियन मार्केट के लिए वो भी समझेंगे। उसके बाद फाइनली एसेट एलोकेशन आपको कैसे करनी चाहिए इन्वेस्टर्स के, उसके बारे में क्लोज आउट करेंगे। राइट। तो इंडिया का स्टेटस अपडेट यही है। एक्टिव केसेस जैसे आप देख रहे हैं, क्योर्ड डेली न्यू केसेस एक्टिव सब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, यानी वो सेकेंड वेव जो है उसको रीजनेबली हमने कंट्रोल के ऊपर लाया है। राइट। और ये 7 डे एवरेज अभी स्टेट राज्यों में देखे, सभी राज्यों में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आसानी से दिख रही है। और नेशनली भी डेली केसेस नीचे गिर रही है, एक्टिव केसेस भी गिर रही है। और वैक्सीनेशन की स्टोरी भी आप देख रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड में बढ़त है, इंडिया का नंबर कम है एज अ परसेंटेज, बट मान लेते हैं कि हमारी पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है। तो चाइना में 61% हो गया है, क्योंकि उनमें पहले ही कोविड आ गया था, तो उनको एक हेड स्टार्ट मिला है। हमारी अभी तक 24% हमारे डोज लोगों को हमने ये किया है। और ये डेली वैक्सीनेशन रेट है 4.2 मिलियन पीपल। अभी इनिशियली मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद बढ़ गई थी, उसके बाद थोड़ा धीरे निकल रही है, मगर वैक्सीनेशन जारी है। राइट। और टोटल वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हम देखें, जिसे 24% की बात हमने करी थी। राइट। और वैक्सीन का ये समझना जरूरी है कि ऐसे नहीं कि वैक्सीन लगाने से कोविड नहीं होगा। वैक्सीन का असर होता है दो चीजों के ऊपर। एक होता है कि क्या आपको हॉस्पिटल में जाके दवाई उधर लेने की जरूरत पड़े, ऑक्सीजन, ऐसे चीजों को। सेकंड, क्या आपकी मौत की चांसेस का क्या होता है वैक्सीन से। वैक्सीन के बाद अगर कोविड आता है तो मौत के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने ये चार्ट में दिखाया, देखिए जहां पे 34,000 केसेस जब थे फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में, तो फर्स्ट वेव के टाइम में करीबन 480 मौत हो रही थी हर रोज। मगर अब सेकेंड वेव में, क्योंकि वैक्सीनेशन का रेट बढ़ गया है, खाली 30 मौत हो रही है पर डे। तो ये चीज आपको समझाने के लिए है कि वैक्सीन का असर, राइट, डायरेक्ट एलिमिनेटिंग ऑफ कोविड पे नहीं है, मगर उसके जो इम्पैक्ट होता है लोगों के असर पर, उसको, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उसके थ्रू होती है। क्योंकि अगर आपको कोविड भी आ गया, 2-3 दिन या 1 हफ्ते में आपने ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद शायद और 2-3 हफ्ते रेस्ट लेने की जरूरत है, उसके बाद आप वापस काम पे शुरू हो सकते हैं। तो वो बात यह है कि ये वैक्सीनेशन का इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। राइट। तो इकोनॉमी के ऊपर आएंगे तो सेकेंड वेव का प्रॉब्लम क्या था कि सेकेंड वेव से पहले फर्स्ट वेव को हमने कंट्रोल करके अच्छी खासी रिकवरी चल रही थी, वी शेप। तब ये आके कहाँ पे इसका असर दिखा सेकेंड वेव का, पहले यहाँ पे है जीएसटी। जीएसटी में गिरावट आई। राइट। तो जीएसटी का गिरावट, फिर ईवे बिल्स में भी गिरावट आई। मगर जून का जो ईवे बिल यानी कि जो गवर्नमेंट की खर्चा होती है वो ईवे बिल के थ्रू होती है, वो देखिए मई की गिरावट के बाद जून में थोड़ी बढ़त है। तो शायद जुलाई में आने वाली जो जीएसटी कलेक्शन है वहां पे भी आप बढ़त देख सकते हैं, ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। मगर सेकेंड वेव का असर जरूर था जीएसटी कलेक्शन के ऊपर। दूसरी चीज यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सेकेंड वेव में गिरावट आके उसके पहले बढ़ रही थी प्री कोविड लेवल तक, फिर गिर गई। तो वापस वो रेट बढ़ने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। राइट। उसका असर दिख रहा है कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि पीएमआई जो होती है परचेज मैनेजर एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडेक्स होती है, क्योंकि जो ऑर्डरिंग करते हैं परचेज मैनेजर, उस हिसाब से फ्यूचर में जीडीपी ग्रोथ क्या हो सकती है। तो दोनों सर्विसेज सेक्टर का और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई डाउन ट्रेंड पे है, क्योंकि लोगों की कॉन्फिडेंस, परचेज मैनेजर या कंपनियों की कॉन्फिडेंस की और सेल्स बढ़ेंगे तो हमें खरीदारी भी ज्यादा करनी है, वैसे नहीं थी, उन्होंने रिड्यूस कर दिए थे अपना खरीदारी। तो ये थी असर इसके। मगर सेकेंड वेव के बाद जो डेटा आ रहा है उसमें पॉजिटिव ट्रेंड्स भी बहुत सारी दिख रहे हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर रिटेल में या पार्क्स में या ग्रोसरी और फार्मेसी में, ट्रांसिट में, रेजिडेंशियल में खाली एक फ्लैटनिंग रही है। बाकी सब में एक यू शेप, वी अभी शार्प वी नहीं हो रहा है, एक यू शेप रिकवरी सामने दिख रही है ट्रेंड्स। तो
आने वाले महीनों में आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने की उम्मीद रख सकते हैं। वैसे देखिए ऑटो सेक्टर में भी मई का जो सेकेंड वेव का असर था बहुत बुरा था, मगर उसके बाद जो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन जून में जो डेटा आ रही है उससे एक शार्प वी शेप्ड रिकवरी आ रही है, यानी पेंट अप डिमांड की असर पहले व्हीकल सेगमेंट में आपको दिख रहा है, राइट। एट द सेम टाइम रेलवे के थ्रू जो फ्रेट है वहां पे भी मई के अप्रैल मई में गिरावट के बाद हर महीने में थोड़ी राइस दिख रही है आपको। तो रिकवरी मोड पे रेल फ्रेट भी बता रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की फ्रेट इकोनॉमिक गुड्स की होती है वहां पे भी थोड़ी पिकअप आ रही है। और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रैकर हमने लगाया, उसमें देखें तो क्या होता है कि वो करीबन अब देखिए कि जीवीए जो जीडीपी का एक कंपोनेंट होता है, जीवीए एक इकोनॉमिक ट्रैकर को फॉलो करता है। तो अब तक जीवीए का असर गिरावट का दिखा नहीं, पर उस गिरावट के बाद हमारी ट्रैकर ने वी शेप रिकवरी दिखाई है। तो जब जीवीए के आंकड़े आएंगे तो शायद थोड़ी गिरावट दिखाएंगे, मई महीने के आंकड़े जब आए थे, मगर उसके बाद ये ट्रैकर इंडिकेट करता है कि वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी भरपूर बढ़ रही है, राइट। तो नोमुरा एक कंपनी है जो कि एक इंडिया का बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स पब्लिश करती है, और वहां पे अगर हम प्री कोविड लेवल को 100 का नंबर दे तो फर्स्ट वेव में 45 तक गिर गया था, उसके बाद रिकवरी वापस 98 तक आ गया था, फिर सेकंड वेव आके वापस उसको 60 में गिराया, फिर अभी देखिए वापस करीबन 96 यानी प्री कोविड लेवल के 96% तक आज बिजनेस रिसेप्शन ओवरऑल आ गया है। शायद अगले महीने के आंकड़े में हम इसको 96, 97, 98 और मे बी दिवाली के टाइम में 100 के लेवल वापस पहुंचने की उम्मीद रख सकते हैं। तो ये भी अच्छी खबर है आने वाले दिन के लिए। तो हमारे ख्याल में जो जीडीपी का ग्रोथ रेट का इम्पैक्ट था, तो सेकेंड वेव के कारण जो 11% जीडीपी ग्रोथ से 9.5 तक आरबीआई ने कटवाया था, बाकी एनालिस्ट में कटवाया था, वो एटलीस्ट अभी कायम दिख रहा है कि 9.5 के नीचे गिरने की गुंजाइश नहीं है। तो ये जो करंट ट्रेंड ऑफ 9.5% फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, वो लगता है कि ठीक होगा, नो प्रॉब्लम, राइट। और आने वाले दिन में थर्ड वेव तो सर्टन बता रहे हैं, तो थर्ड वेव की इंपैक्ट को कंट्रोल, जैसे मैंने कहा वैक्सीनेशन से नंबर ऑफ कोविड केसेस में कमी नहीं आ सकती है, मगर वैक्सीनेशन से इंपैक्ट ऑफ कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर करंट रेट पे चल गई तो समझिए कि बीच वाला ब्लू लाइन जो है करंट वैक्सीनेशन ट्रेंड है कि अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक 70% हमारी पॉपुलेशन को हम कवर कर पाएंगे एटलीस्ट 1 डोज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर 70% वैक्सीनेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एक हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाता है, तो एक सेफ लेवल माना जाता है। मगर अगर गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है कि इसे भी मैं बढ़ा दूं, तो अगर डबल इसके आज के दिन से डबल, क्योंकि अभी स्पुतनिक वैक्सीन का इंपोर्ट भी अलाउ किया है, जॉनसन एंड जॉनसन की भी बात चल रही है, एक्सपोर्ट को बंद कर दिया वैक्सीन का। तो अगर गवर्नमेंट इसको सीधे सीधे दुगना कर सकती है तो समझिए कि नवंबर दिसंबर इस साल के अंदर ये 70% वैक्सीनेशन हम अचीव कर सकते हैं। तो वो अच्छी खबर है। तो वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान देना, उस डेटे को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो वैक्सीनेशन प्लेस यहाँ पे दिख रहा हूं मैं, फर्स्ट डोज का एवरेज देखिए, सेकेंड डोज का एवरेज देखिए और डेली एवरेज देखिए, कैन यू सी आपको वैक्सीनेशन की रेट गवर्नमेंट ने धीरे धीरे बढ़ा दिया है। दो उम्मीद थी कि इससे भी ज्यादा रेट पे बढ़ा सकते हैं, उस उम्मीद से थोड़ी कम ही वैक्सीनेशन की पेस बढ़ रही है, मगर पेस बढ़ रही है। तो इकोनॉमी के ऊपर असर जाते हैं तो फर्स्ट थिंग हमें याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट के थ्रू ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया। बस अभी कुछ 36,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए ग्रांट किया गवर्नमेंट ने। वैसे तो गवर्नमेंट ने ज्यादा फिस्कल डेफिसिट, खाली 1% फिस्कल डेफिसिट में कोविड का रिस्पॉन्स था, मगर इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स थ्रू मॉनिटरी थ्रू आरबीआई रहा है, यानी आरबीआई ने अपना बैलेंस शीट 30% बढ़ा के लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं रखी, और डायरेक्टेड लिक्विडिटी माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, स्पेसिफिक सेक्टर को भी लिक्विडिटी दिया है, और ओवरऑल बैंक्स के हाथ पैर सब इतने भरे हुए हैं पैसे से, तो लिक्विडिटी का सपोर्ट भयंकर रहा। एट द सेम टाइम आरबीआई की रेट कटिंग साइकिल और अकोमोडेटिव स्टैंड के कारण लेंडिंग रेट्स भी कम हुई है इकोनॉमी में। ये है फ्रेश लोन्स की लेंडिंग रेट और एग्जिस्टिंग लोन्स की लेंडिंग रेट। नेचुरली एग्जिस्टिंग लोन्स में पूरा पास ऑन नहीं किया बैंक्स ने, अपना प्रॉफिट
प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर फ्रेश लोन्स पे कंपटीशन के कारण उन्होंने भयंकर रेट कट किया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ये बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि रेट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, इसलिए ऑटो की बात हमने की, ऑटो में वी शेप रिकवरी क्यों? क्योंकि रेट्स ऑल टाइम लो है। आज ऑटो लोन के लिए 7-7.25% में रेट मिल रहा है, हाउसिंग लोन्स के लिए 7 के करीब में रेट मिल रहा है। तो ऐसी ऑल टाइम लो रेट्स के कारण इकोनॉमिक रिकवरी को एक बहुत बड़ा बूस्ट, तो आरबीआई का हाथ हमें याद रखना चाहिए कि पूरे भरपूर सपोर्ट दास शक्तिकांत दास गवर्नमेंट को दिलवा रहे हैं। तो इंडिया की ये हालत रही है। तो अभी ग्लोबल स्थिति पे ध्यान देते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बाद में बताऊंगा आपको, मगर पहले ग्लोबल में कोविड का स्टेटस क्या है। तो कोविड में देखिए करीबन बहुत से देशों में 50% से ज्यादा ऑलरेडी उन्होंने अचीव किया, whereas इंडिया का आपको पता है ना 22, 23, 25 लेवल पे है। तो वर्ल्ड बहुत एडवांस स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ उनकी पॉपुलेशन भी कम है, सेकंड वैक्सीन मैन्युफैक्चर वहां पे हो रहा है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं अलाउ करके पहले उनके देश के व्यक्तियों को दे रहे हैं वैक्सीन। तो ओवरऑल वर्ल्ड में वैक्सीनेशन का प्रोग्रेस बड़े देशों में अच्छा हुआ है, राइट। और इसमें सेकेंड डोज में आगे कौन से हैं? अब देखिए यूएई है, उर्गे है, चिले है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएस है। तो इन्होंने सेकेंड डोज भी अच्छा प्रोग्रेस कर दिया है। तो ओवरऑल प्रोटेक्शन लेवल एडवांस देशों में बहुत बढ़िया और बेहतर है कंपेयर टू इंडिया, राइट। तो मगर एक बुरी खबर जो आ रही है कि एक राइज अभी यूनाइटेड यूके में बहुत शार्पली एक सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव का राइज शार्प दिख रहा है, और नीचे देखिए यूएस फ्रांस वहां पे भी थोड़ा अप दिख रहा है। ये कहां से आ रहा है? क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशंस भी बढ़ने लगी है, यानी जो वैक्सीन उन्होंने अचीव किया उसका असर उतना नहीं दिख रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि पहले जो वैक्सीन उन्होंने दिया है वो अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव था, मगर ये एक नया डेल्टा वेरिएंट के आने से वैक्सीन का इफेक्टिवनेस भी कम हुआ है। तो इंडिया के बारे में बात करने के टाइम में आपको याद रखना चाहिए कि थर्ड वेव में असर, अगर ये पुराना वेरिएंट चल रहा है तो असर अच्छा होगा, मगर डेल्टा वेरिएंट अगर बढ़ रहा है तो वैक्सीन का इफेक्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये एक रिस्क फैक्टर मन में रख लीजिए आप, राइट। और ग्लोबली कोविड की स्थिति के अलावा मॉनेटरी स्टिमुलस तो भयंकर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक खाली G4 सेंट्रल बैंक यानी जापान, अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन, ये 4 क्षेत्रों ने ही देखिए $13 ट्रिलियन लिक्विडिटी भरपूर भराया है, और अगले दिसंबर 22 तक उम्मीद है कि और $29 ट्रिलियन भी पंप करेंगे। तो ये ग्लोबल लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हमारी मार्केट की सपोर्ट इसी लिक्विडिटी से आ रही है, राइट। इसके अलावा ग्लोबल में फिस्कल भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, यानी बहुत देशों ने देखिए करीबन 0.4% प्री कोविड में फिस्कल इम्पल्स था, तो अब 4%, कितने गुना उन्होंने फिस्कल डेफिसिट। सो एडवांस देशों ने बहुत भयंकर इस्तेमाल किया है फिस्कल डेफिसिट का। ये भी इंपॉर्टेंट चीज हमें ट्रैक करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज है ना फिस्कल ग्लोबल लिक्विडिटी, जब सेंट्रल बैंक या फेड या ईसीबी प्रिंट करती है ना, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे क्या है, कन्वर्टिबिलिटी है डॉलर और यूरो की। तो पैसा अपने ही देश में रखना बहुत मुश्किल चीज है उनके लिए। तो ऑटोमेटिकली हेज फंड ऐसे लोग वहां के बोरोइंग रेट जो कम होती है वहां से पैसा उठा के बाकी के देशों में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो एक मॉनेटरी पॉलिसी का उनके देश के रिवाइवल के ऊपर एक लिमिटेड फोकस होता है, मगर फिस्कल पॉलिसी ज्यादातर क्या होती है कि जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस होती है अपने ही देश में। तो इकोनॉमिक रिकवरी फिस्कल से ज्यादा, और ये वाला पैसा बाहर के देश में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ऑन द पीपल। तो इसके कारण ये फिस्कल डेफिसिट मगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इसी से आता है। तो ये क्या चीज है? क्योंकि जब ये फिस्कल स्टिमुलस करते हैं, तो हमने अमेरिका का स्थिति लिया है क्योंकि मेजर कंट्री वही है। क्या होता है ना कि फिस्कल स्टिमुलस करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। तो फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये दोनों डेफिसिट अगर बढ़ते हैं तो असर किस चीज के ऊपर? उन कंट्री के रिस्क के ऊपर होता है। यानी कंट्री रिस्क क्या होती है? यानी रिस्क होता है तो कंट्री का स्ट्रेंथ किस चीज के ऊपर आपको डिस्क्राइब होता है? उनकी करेंसी के ऊपर, राइट। तो जैसे ही करंट अकाउंट और फिस्कल डेफिसिट बढ़ते हैं तो डॉलर वीक होता है।
तो ये डॉलर वीकनेस स्टोरी ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीज ऐसी है कि जो मॉनेटरी स्टिमुलस की बात करी ना, वहां सस्ते में पैसा मिल रहा है, कहां निवेश करेंगे उसको? हेज फंड्स, जहां पे उनको रिटर्न की उम्मीद ज्यादा है। तो एक तरफ जो देश में ग्रोथ फैक्टर्स अच्छे दिख रहे हैं, जैसे इंडिया में, राइट, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंडिया का स्टोरी, जिसके ऊपर कुछ स्लाइड में दिखाऊंगा, बहुत पॉजिटिव है। तो नेचुरली को इंडिया का ग्रोथ रेट को पाने के लिए वो अपने देश में पैसा डालेंगे वहां से उठाकर। मगर सेकंड चीज जो है, अगर डॉलर वीक हो रही है तो समझे कि इमर्जिंग कंट्री की करेंसी स्ट्रांग हो रही है, जैसे इंडियन रुपी, तो उनको क्या होता है कि डबल बेनिफिट आता है। एक, हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ या अपना मार्केट की, स्टॉक मार्केट की अप्रिसिएशन उनके हाथ में आता है, उसके साथ उनको डॉलर का वीकनेस यानी रुपी की अप्रिसिएशन की बेनिफिट भी मिलती है। तो अगर उम्मीद है कि डॉलर वीक होगा तो नेचुरली उनका भी यही इच्छा होता है कि मैं बाहर डालूं पैसा। तो ऑटोमेटिकली ऐसे फिस्कल डेफिसिट के कारण जब डॉलर वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट की फ्लोज बढ़ती है। तो यहाँ पे लाल लाइन में मैंने डॉलर इंडेक्स को इन्वर्ट कर दिया है ताकि डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में गो। तो इस लाइन में जब बढ़ रही है तो डॉलर वीक हो रही है, क्योंकि इन्वर्टेड है। तो ये और है ब्लूमबर्ग का इमर्जिंग मार्केट कैपिटल फ्लो का प्रॉक्सी इंडेक्स, यानी ओवरऑल पैसा कितना इमर्जिंग मार्केट में जाता है उसको एक इंडेक्स बनाया। देख रहे हैं आप कैसे उठार चढ़ाव साथ में होता है इस कैपिटल फ्लो का इंडेक्स और डॉलर की इंडेक्स इन्वर्टेड। यानी जैसे ही डॉलर की वीकनिंग की स्टोरी है, इमर्जिंग मार्केट को भरपूर पैसा मिलता है, जो कि डेट मार्केट में भी जाता है और इक्विटी मार्केट में भी जाता है। तो समझ लीजिए ये फिस्कल डेफिसिट ट्रैक करना भी जरूरी है, क्योंकि उसी से हम पैसा कितना इमर्जिंग मार्केट में कैपिटल फ्लो होगा उसका एक मायना रख सकते हैं। तो कहां गया इस इमर्जिंग मार्केट का पैसा, राइट? कुछ गिने चुने देश मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा है कि मैंने क्या क्या दिखाया फाइनेंशियल ईयर टू डेट, यानी इस क्वार्टर अप्रैल मई जून टू नाउ, फिर लास्ट ईयर का अप्रैल मई जून जहां पे कोविड का असर आया था, राइट? तो देख रहे हैं उसके बाद हर क्वार्टर को मैंने ट्रैक किया है। क्या दिख रहा है आपको कि खाली एक ही देश है जिसका कंटिन्यूअसली ग्रीन में है, वो है इंडिया। बाकी देश में इसके बावजूद कि डॉलर वीक हो रहा है और उधर भरपूर पैसा था, पैसा फिर भी एफआईआईस ने उन मार्केट में पैसा निकाला। खाली इंडिया को कंटिन्यूअसली पैसा मिला। क्यों? क्योंकि एक तो वो डॉलर वीकनिंग, रुपी अप्रिसिएशन, मगर इंडिया का करेंसी का अप्रिसिएशन, इसके लिए सपोर्ट देने वाली चीज और एक थी। क्या है वो है ऑयल प्राइस की गिरावट। क्योंकि इंडिया 80% अपना ऑयल को इंपोर्ट करता है, जब ऑयल की प्राइस गिरती है तो हमारे लिए करंट अकाउंट भी सरप्लस में बन जाता है, तो हमारी करेंसी भी उसके कारण और भी स्ट्रांग होती है। तो ये इंडिया का एक कमोडिटी इंपोर्ट स्टेटस जो है वो हमारे काम आया, क्योंकि ऐसी एक डाउन टर्न में जब कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिर रहे थे, उनको लगा कि इंडिया को एक अपनी इंडियन देश की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है बात जो कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव रिटर्न, मगर उसके ऊपर करेंसी के ऊपर भी डॉलर के वीकनेस के अलावा हमारे देश की करेंसी की स्ट्रेंथनिंग की स्टोरी भी बन रही है। तो इसलिए एफपीआई ने भरपूर पैसा इंडिया को ही दिया है। तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंडिया को एक लायन शेयर मिला है, याद रखिए। तो ऐसी चीज इस महीनों के ऊपर महीना, ये तो मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, महीने के ऊपर महीना ट्रैक कर रहा है, तो कलर बहुत लगाया इधर, फिक्र मत कीजिए। हेडलाइन पढ़िए, इस जून मंथ में इमर्जिंग मार्केट बास्केट में से पूरे आउटफ्लोज ही चल रहे थे, क्योंकि सेकेंड वेव का असर था सभी देश में। खाली इंडिया और ब्राजील और थोड़ा इंडोनेशिया को ही पॉजिटिव फ्लो मिला है। ब्राजील को क्यों मिला? क्योंकि कमोडिटीज की प्राइस थोड़ी बढ़ने लगी, तो ब्राजील में उन्होंने मार्केट की वैल्यूएशन देकर पैसा और लगाया, और इंडिया को कंटिन्यूस पैसा इवन जून मंथ में मिला। तो ये खास चीज आप याद रखिए। तो नेचुरली इस एफआईआई फ्लोज के कारण अगर लार्ज कैप इंडेक्स की बात करें और यूएस की इंडेक्स मांगे, पूरे देश में सभी इंडेक्स, ये डॉलर रिटर्न है माइंड यू, क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया का मेजरमेंट है। India's market has appreciated most since March 2020, जब कोविड का असर आया था। 72% रिटर्न। सोनी एफआईएस को देखिए, इंडिया में पैसा लगाने से उनको 72% एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है।
तो नेचुरली एफआईआई बहुत बहुत खुश है, राइट। तो इसके कारण ही आज हमारी देश की ये लार्ज कैप की वैल्यूएशन, निफ्टी की वैल्यूएशन देखिए, आज हिस्टोरिकल एवरेज से देखें तो बहुत ओवर वैल्यूड दिख रही है, राइट। हमारी हिस्टोरिक लॉन्ग टर्म एवरेज करीबन 18-19 के लेवल पे है, तो उस लेवल से आज 20 पे ट्रेड कर रही है, राइट। तो इंडियन मार्केट की बिगेस्ट रिस्क है कि वैल्यूएशंस हाई है, हिस्टोरिकल। सेकेंड चीज, अगर आप बाकी इमर्जिंग मार्केट के साथ कंपेयर करें इंडिया की मार्केट की वैल्यूएशन, तो हम आज 68% प्रीमियम में ट्रेड हो रहे हैं फॉरवर्ड पीई में, यानी रिलेटिव टू इमर्जिंग मार्केट भी हमारी मार्केट थोड़ी महंगी दिख रही है, राइट। तो ये चीज रखिए इन टर्म्स ऑफ फॉरेनर्स। क्यों ऐसे इतने वैल्यूएशन पे भी अभी भी पैसा आ रहा है, बाद में बताता हूं मैं, राइट। मगर इसके साथ क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने एफआई उस तब तक मैंने जो डेटा दिखाया वो सब डॉलर बिलियन में था, अब मैंने इसको रुपीस करोड़ में कन्वर्ट किया है इस स्लाइड के लिए। तो एफआईएस का कंटिन्यूअस ग्रीन दिख रहा है, मगर एमएफ का एक्टिविटी लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में जून क्वार्टर से लेकर इस साल की मार्च महीने तक नेगेटिव रही थी। तो खाली लार्ज कैप पर ज्यादा असर था, म्यूचुअल फंड्स खरीदारी नहीं बिक्री कर रहे थे। तो इस क्वार्टर में क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड्स ने भी इनफैक्ट एफआईआई से दुगना पैसा लगाया है। कारण क्या है, एक तरफ तो इन्वेस्टर्स रिडीम कर रहे थे लास्ट ईयर, अभी इन्वेस्टर्स भी वापस, एसआईपी फ्लोस भी अभी 9,000 पार कर गई है, वो चीज। सेकेंड, डोमेस्टिक एमएफ को भी, क्योंकि तब बायर्स थे अभी तब सेलर्स थे, क्यों, क्योंकि एक तो रिडेम्पशन हो रहा था, सेकंड उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी कितनी जल्दी हो सकती है, क्योंकि 24% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ था लास्ट ईयर अप्रैल में जून में। मगर इस बार उस पुराने हिस्से से उन्होंने सीखा कि इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस बढ़िया है, तो ये सेकेंड वेव के असर थोड़े महीने तक होगा, मगर ये जो करेक्शन जो होती है कुछ भी, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। तो एमएफ्स भी भरपूर उतर गए हैं मार्केट में खरीदारी। इसके साथ डोमेस्टिक मार्केट में बढ़त जो हुआ है, अब एक साल का रिटर्न देखेंगे, 3 साल का छोड़िए क्योंकि उसके बीच में कोविड का असर था। एक साल में स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे बढ़िया रिटर्न, फिर मिड कैप, फिर आपको लार्ज कैप है। तो कारण क्या है, क्योंकि इस पिछले 3-4 महीनों में जो म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी शुरू की है, और पहले से क्या हो रहा था, ये लॉकडाउन के कारण जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, उनकी सैलरी तनख्वाह में कुछ कटौती नहीं आई, ओनली लोअर एंड में ही आपको कटौती दिखी थी ना। तो उनके पास टाइम भी है, पैसा भी था, तो डीमैट अकाउंट की ग्रोथ आप सबने देखा। तो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स कहते हैं वो टिप्स के ऊपर जो स्टॉक्स खरीदते हैं वो सब नेचुरली स्मॉल कैप और स्मॉलर मिड कैप सेगमेंट में होते हैं। तो क्या है कि वहां पे मान लीजिए कि एफआईएस का पैसा दुगना 3 गुना था जो मिड कैप और स्मॉल कैप में गया, मगर फिर भी प्राइस राइज जो होता है स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत जबरदस्त हुई, क्योंकि वहां पे स्टॉक की लिक्विडिटी, यानी कितना स्टॉक बेचने या खरीदने के लिए अवेलेबल है, उसको कहते हैं फ्री फ्लोट। यानी प्रमोटर को छोड़िए और बड़े इंस्टीट्यूशन को छोड़िए, अगर इनकी होल्डिंग, क्योंकि वो बेच नहीं करते ना, वो प्रमोटर है या इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म होल्ड करती है, उसके अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, ये फ्री फ्लोट स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत, स्मॉल कैप में एकदम कम, मिड कैप में उससे बेहतर। मगर ये लिक्विडिटी स्टॉक के अंदर इतना कम होने के कारण छोटी मोटी खरीदारी भी दाम तो एकदम बढ़ा देती है, राइट। तो वही कारण है कि आज इस बाइंग बाय म्यूचुअल फंड्स और रॉबिनहुड इन्वेस्टर ने स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिसेस को बेस्ट रिटर्न दिलवाया कंपेयर टू लार्ज कैप डिस्पाइट एफआईआई बाइंग, राइट। तो इसको मान लीजिए कि रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि ये करेक्शन अगर आती है और ये रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स निकालते हैं पैसा, तो फिर भी गिरावट भी स्मॉल कैप में ज्यादा हो सकता है। अभी तक उम्मीद ऐसी नहीं कर रहा हूं, मगर याद रखिए जो चीज बढ़ती है जबरदस्त, वो गिरने की भी जबरदस्त चांसेस हो सकते हैं अगर स्थिति में बदलाव आए तो, राइट। तो इस हालत में ऐसी एक ग्रोथ के बाद वैल्यूएशंस की स्टोरी देखें,
लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों की वैल्यूएशन मार्च की गिरावट के बाद एकदम सी राइज हो रही है। और अगर आप कंपेयर करें रिलेटिव टू लॉन्ग टर्म एवरेज, ब्लैक है लार्ज कैप कहां पे है, ब्लू है मिड कैप उसके हिसाब से कहां पे है, और येलो है स्मॉल कैप उस, तो तीनों अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से कई गुना ज्यादा लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एवरेज। मगर खाली लॉन्ग टर्म एवरेज देखने से बात हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म एवरेज में कुछ गिरावट के दिन होते हैं, कुछ बढ़त के दिन होते हैं। मगर प्रीवियस हाई यानी दिसंबर 2017 मार्केट का ऑल टाइम हाई था ना, जब निफ्टी था 18 फॉरवर्ड पी पे, मिड कैप 24 पे और स्मॉल कैप 20 पे, उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें आज, तो क्या दिखता है, राइट एक्सट्रीम में आइए, निफ्टी का पी रेशियो आज 26 पे है कंपेयर टू 18, यानी 8 नंबर ज्यादा है, यानी निफ्टी अपने प्रीवियस हाई से बहुत हाई में ट्रेड कर रही है। तो नेचुरली लार्ज कैप वैल्यूएशंस बहुत रिच लग रहे हैं। मिड कैप की हालत और डिफरेंट है। इनफैक्ट अभी तक वो दिसंबर 17 वाली हाई अभी तक पहुंची नहीं है। मिड कैप इंडेक्स 24 था, आज खाली 22 साढ़े 22 के लेवल पे, यानी 1.5 पी रेशियो अभी भी कम है प्रीवियस हाई से। स्मॉल कैप का लार्ज कैप की तरह प्रीवियस हाई से 2.5 आंकड़े ऊपर गई है, राइट। तो राइज मोस्ट रहा है कंपेयर टू दिसंबर 17 लार्ज कैप में वैल्यूएशन के तौर पर। मगर अगर हम इंटर से कंपेयर करें, दैट इज मिड कैप विद लार्ज कैप, स्मॉल कैप विद लार्ज कैप, तो दोनों इंडिसेस 15% डिस्काउंट पे ही चल रहे हैं। तो नहीं, मिड कैप इतने राइज के बाद भी अभी तक डिस्काउंट में ही है लार्ज कैप कंपैरिजन। वेयर दिसंबर में देखिए, दिसंबर 17 में क्या था, 35% प्रीमियम पे चल रहा था मिड कैप और 12% प्रीमियम पे स्मॉल कैप। तो अच्छे दिन आ सकते हैं जहां पे वापस वही प्रीमियम मिड और स्मॉल कैप दिखा सकते हैं। कब आ सकती है ये प्रीमियम, जब एक नया वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल आ जाए। क्यों मैं बताऊं, फर्स्ट देखिए, मार्केट की उम्मीद, लार्ज कैप की इंडेक्स की वैल्यूएशन इतनी बढ़ी है, मार्केट की उम्मीद है कि आज 550 के लेवल ईपीएस से 850 को पार कर देगी 2023 22-23 के साल में, राइट। तो ये उम्मीद ही मार्केट को बढ़ा रही है कि इंडियन इकोनॉमी की वी शेप रिकवरी आपको लार्ज कैप में ही ऐसे ईपीएस ग्रोथ दिखा सकती है वो। और ओवरऑल मिड स्मॉल और लार्ज कैप के इंडेक्स की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, वी शेप दिख रहा है। तो आंकड़े में देखिए क्या क्या है, मैंने यहाँ पे 5 फेसेस में मैंने इसको डिवाइड किया है 2003 से आज तक, राइट। फेस 1 था एक अच्छी फेस, 2003 to 8 में बुल फेस था, फेस 2 में डाउन टर्न था, फेज 3 में वापस अपटर्न था मोदी सरकार के साथ, फिर फेज 4 में इंडियन इकोनॉमी में वापस रिसेशन स्लोडाउन आ गई थी, और फेज 5 में पोस्ट कोविड में एक रिकवरी दिख रहा है। क्यों मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं कि वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल कब है, फेज 1, फेज 3, फेज 5, और विशियस इकोनॉमिक साइकिल 2 और 4। क्या चीज आप ठक से इसमें समझ सकते हैं कि जब साइकिल अच्छी चलती है तो मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप को भयंकर बीट करते हैं, मगर ऑपोजिट होता है बैड साइकिल में। तो प्रीवियस बैड साइकिल में वही हुआ था, लार्ज कैप की गिरावट थी 24%, बट मिड कैप की 46 और स्मॉल कैप की 54। मगर फेज 1 जैसे अच्छे साइकिल में क्या हुआ था, 555% सेंसेक्स की बढ़त, मगर 934% यानी ऑलमोस्ट दुगना मिड कैप की ग्रोथ, और 1400 यानी 3 गुना स्मॉल कैप की ग्रोथ। अब क्या दिखा रहा है मार्केट, मिड कैप लार्ज कैप से थोड़ा बेहतर और स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा बेहतर, मगर साइकिल अच्छी चली तो ये रिटर्न फेस 1 जो पहले टेबल में दिखता है वो आ सकती है। तो वही कह रहा हूं कि अगर इंडियन इकोनॉमिक साइकिल अच्छी चले तो ईपीएस ग्रोथ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की बहुत भयंकर हो सकती है। उसके कारण वापस प्रीमियम में भी ट्रेड हो सकता है अगर ये साइकिल जरपुर आ गई तो, राइट। तो ये याद रखिए, तो मार्केट की प्रेडिक्शन ऐसी लग रही है कि एक नया इकोनॉमिक साइकिल, अच्छी साइकिल की शुरुआत इंडिया में हो रही है। तो ऐसी अच्छी खबर मार्केट जो लेके चल रही है, उसमें क्या रिस्क है, रिस्क है, मगर रिस्क कौन सा है, कॉन्ट्रा रिस्क है। यानी अगर यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमी में खबर अच्छी आई तो ही वो रिस्क है इंडियन मार्केट के लिए। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको
एक है कोविड का असर, अगर वहां पे कोविड का असर कम हुआ, अभी ये डेल्टा वेरिएंट की आंकड़े देखने की जरूरत है, नहीं तो डेल्टा के पहले वहां पे अच्छी खबर आ रही थी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर अच्छी खबर आ गई तो क्या होता है कि डॉलर इतनी दिन से वीक स्टोरीज के कारण जो पैसा यहाँ रहा था, आज डॉलर स्ट्रेंथ में बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर अमेरिकन इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ अच्छी आ रही है तो नेचुरली करेंसी भी स्ट्रांग होगा, फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा। तो अगर डॉलर स्ट्रेंथ हुआ तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलेगा ना, तो वो पहली रिस्क है कि डॉलर का स्ट्रेंथ से इमर्जिंग मार्केट से निकलेगा, और कौन से मार्केट को ज्यादा पैसा मिला वहां से ही ज्यादा निकलने की उम्मीद आप रख सकते हैं, वो था इंडिया। तो वो पहली रिस्क है डॉलर की स्ट्रेंथ। सेकेंड, अभी कमोडिटी प्राइसेस में चाइना के कारण एक रैली देखा आप मेटल्स में, और अगर मेटल और ऑयल में और रैली हो गई तो नेचुरली इन्फ्लेशन में बढ़त आएगी, तो इन्फ्लेशन में बढ़त आएगी तो अमेरिका में फेड भी अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम, लिक्विडिटी प्रोग्राम को कम करा के इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करेंगे, वो भी बुरी खबर है लिक्विडिटी के लिए, राइट। तो रिस्क है कि यूएस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ लीडिंग टू डॉलर स्ट्रेंथ, लीडिंग टू कमोडिटी प्राइस राइज, लीडिंग टू इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक और लिक्विडिटी टाइटनिंग। तो ये है इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क। और उसके साथ क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ के साथ रुपी का वीकनिंग होता है, फ्लोज के अलावा रुपी डिप्रिसिएशन अगर हुआ तो एफआईआईज भी सोचेंगे इंडियन मार्केट के बारे में। क्यों? क्योंकि इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है ना, इंपोर्ट ऑफ ऑयल और कारण अगर रुपी की वीकनिंग के कारण हमारी इंपोर्टेड ऑयल प्राइस बढ़ जाएगी। इसके साथ अगर ऑयल प्राइस में बढ़त हो तो वो दुगना डैमेज है, और मानसून का भी खबर अभी तक अच्छा है तो अभी के लिए वो रिस्क कम है। मगर ये कमोडिटी, इंपोर्टेड कमोडिटी इन्फ्लेशन के कारण आरबीआई भी, जो अब तक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है विद अकोमोडेटिव स्टांस, वो अपना फोकस इन्फ्लेशन के ऊपर शिफ्ट करेगी और लिक्विडिटी को टाइटन करेगी, तो उसका असर भी स्टॉक मार्केट के ऊपर दिख सकता है। तो ये है रिस्क ऑन द हराइजन। तो क्या ये रिस्क आने के चांसेस कैसे हैं, उसको देखने के लिए यूएस के ऊपर फोकस करते हैं और मार्केट्स में इन्फ्लेशन और फेड के बारे में बात करते हैं। तो बात मैं कह रहा हूं कि यूएस में भी जो 29 ट्रिलियन डॉलर वर्ल्ड की G4 कंट्रीज की बात करी, वहां से 9 ट्रिलियन डॉलर यूएस की लिक्विडिटी का हिस्सा रहा है। उस उम्मीद से ही आज एफआईआईज पैसा डाल रहे थे, राइट। उसके साथ अमेरिकन इकोनॉमी की रिकवरी के बारे में बात करें तो उसके लिए बिगेस्ट सपोर्ट आती है कि वहां पे फिस्कल स्टिमुलस के तौर पर गवर्नमेंट ने हर इनकम टैक्स पे करने वाले व्यक्ति को $2000 कैश हाथ में दे दिया है। तो ऐसी चीज इंडिया में हम कर नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे पास उतना पैसा नहीं है। उन्होंने जो पैसा दिया तो नेचुरली ये आके खर्चे में आपको डेवलप होगा। तो देखिए होटल ऑक्यूपेंसी एक इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, मैं सभी नहीं दिखा रहा हूँ। होटल ऑक्यूपेंसी देखिए बढ़े, यानी लोग उस पैसे को लेकर ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो यूएस इकोनॉमिक ये खबर अच्छी होगी। एंड सेकेंड इज जॉब लॉसेस उतने नहीं हुए थे यूएस में एट द मिडिल वेज एंड हाई वेज, ज्यादातर जॉब लॉसेस हुए थे लो वेज में, वो ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं। तो कंजम्पशन वाली सेक्टर मिडिल इनकम और हाई इनकम में भी उतना लॉसेस नहीं हुए, तो उनके पास भी पैसा हाथ में है, राइट। और इसीलिए मानते हैं कि यूएस में वी शेप्ड रिकवरी पहले रिसेशंस के कंपैरिजन में बहुत जबरदस्त रिकवरी दिखाएगा, 3% प्री रिसेशन पाथ के ऊपर ओवरशूट होके आ सकता है, राइट। और इस इन्फ्लेशन के लिए अगर ट्रैक करने के लिए कुछ मेट्रिक है तो एक है जिसका नाम है 5Y, यानी 5 ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड को रखकर अर्थ नेक्स्ट 5 ईयर्स को प्रेडिक्ट करना। तो वहां पे सीपीआई का देखिए, ऐसे इंडिकेटर एक्चुअल सीपीआई को करेक्टली प्रेडिक्ट करती है, और ये इंडिकेटर कह रही है कि आने वाले दिन में इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ने वाला है। सेम इंडिकेटर को हम क्रूड ऑयल के बारे में भी करें तो वो भी सेम स्टोरी दिखा रही है कि ऑयल के दाम भी राइजिंग ट्रेंड में दिख रहा है। तीसरा है मेटल्स, जो कमोडिटी का दूसरा हिस्सा होता है, वहां पे भी करीबन वही स्टोरी है, यानी इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइस और मेटल प्राइस तीनों आपको दिखा रहे हैं कि एक राइजिंग इन्फ्लेशन ट्रेंड सामने प्रेडिक्ट हो रहा है, राइट। और इस प्रेडिक्शन का असर यह होता है कि ऐसे लेवल पे पिछले बार 2002 से 6 और 1998 टू 2001 में उस टाइम में फेड ने टेपरिंग कर दिया था और रेट हाइक कर दिया था। तो ये है डरावट की चीज मार्केट के लिए कि इन्फ्लेशन उस लेवल पे आ चुका है
ताकि फेड अभी जल्दी टेपरिंग करे कि मार्केट का डर है। इनफैक्ट मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को जब उन्होंने एग्जिट पोल की तरह एक पोल किया तो 45% लोगों ने कहा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही फेड टेपर करेगी और 16% लोगों ने कहा कि जनवरी, फरवरी, मार्च में करेंगे। यानी 60% लोग ने अगले 6 महीने में टेपरिंग होगी। यह है मार्केट की प्रेडिक्शन। मगर फेड क्या कहती है ये फाइनली मैटर है। और आज फेड कह रही है कि जो भी आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं उसको मान रही है ट्रांसिटरी, यानी उनका एक्सपेक्टेशन है कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ गई है आने वाले दिन में गिरने वाली है। ये फेड के एक्सपर्ट का मानना है। अगर ये सही, इसलिए वो अभी टेपरिंग की बात नहीं कर रहे हैं और मार्केट को काम रख रहे हैं, इसके मार्केट भी बढ़ रही है। मगर इसको मन में रखिए कि आज जो फेड कह रहा है वो खाली आज के लिए बात है। कल अगर डेटा यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ या इन्फ्लेशन की सस्टेन रेस के बनाया तो टेपरिंग आ सकती है। तो हमें यूएस इकोनॉमिक डेटा को ट्रैक करना बहुत बहुत जरूरी है। उस हिसाब से ही आपको फेड का रिएक्शन भी बनते हुए देखेंगे, राइट। सो एट द सेम टाइम ग्लोबल मार्केट्स में क्या देखिए कि एक चीज है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स की अपग्रेड हो रही है सभी देशों में, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट के कारण सभी कॉर्पोरेट्स ने एडवांटेज उठाया है और उनकी प्रॉफिट्स सब, इनफैक्ट इंडिया की प्रॉफिट्स खाली 7% बीटिंग एक्सपेक्टेशन है, बाकी सभी देशों में बहुत भयंकर बीट रही है। और ये अर्निंग्स अपग्रेड जो हो रहा है उसके कारण ही मार्केट में भी रिटर्न का मोमेंटम आया। यहां पे इंडिया भी देख रहे हैं ग्लोबल इंडिसेस के एवरेज ग्रोथ रेट पे ही मार्केट की, इंडियन मार्केट की भी 13% ग्रोथ है। और अगर 2 ईयर फॉरवर्ड, क्योंकि मार्केट का ये भी है कि क्या अगले साल में मुश्किल है कहना कि कितना आएगा, 2 साल के बाद देखते हैं, वहां पे भी इंडिया फ्रंट में है इन टर्म्स ऑफ हाउ मच द अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी। तो यूएस सबसे फ्रंट में है, उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो थिंग ये प्रीवियस 2001 में इंटरनेट इकोनॉमी का बूम था ना, उससे कई गुना ज्यादा है इस बार एक्सपेक्टेशन। तो रिस्क ये भी बनता है कि मार्केट बहुत जबरदस्त, एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन ईपीएस ग्रोथ की रख के चल रही है। यस, राइट। और इसमें क्या है कि और एक चीज जो नेगेटिव है फॉर यूएस ग्रोथ है कि जो रिटेल सेल्स में जो अपटिक दिख रहा है वो अभी तक जॉब्स में आपको दिखा नहीं। यानी इसलिए फेड भी कह रही है कि इन्फ्लेशन ट्रांसिटरी है। क्यों? क्योंकि अब जो सेल्स बिक्री हो रही है वो एग्जिस्टिंग स्टॉक की बिक्री हो रही है, नया मैन्युफैक्चरिंग अभी शुरू होके नौकरी की बढ़त नहीं हुई है। तो वो जब होगी तो फेड शायद मानेगा कि अब इन्फ्लेशन सस्टेनेबल है। तो फेड को कंफर्ट देने वाली चीज यही है कि नॉन फार्म पेरोल्स अभी तक रिटेल सेल्स के लेवल तक पहुंच नहीं गई है, राइट। तो एक फाइनली मैं एक इंडिकेटर आपको बताना जा रहा हूं, बुल एंड बैर इंडिकेट कहते हैं, जो कि प्रीवियस साइकिल्स को करेक्टली प्रेडिक्ट किया कि कब मार्केट बुल फेस में है, कब मार्केट बैर फेस में है। तो एक्सट्रीम बुल 8 लेवल पे जब इंडिकेटर आता है तो बुल फेस यानी बेचने का टाइम, और 2 के नीचे आता है तो एक्सट्रीम बैर खरीदने का वक्त। तो अब कहां है ये इंडिकेटर? 6.4 पे है, यानी 8 तक अभी पहुंचा नहीं है। तो अभी भी सिग्नल बेचने का नहीं दे रहा है ये इंडिकेटर। और मार्च 2020 में कोविड के पहले ये 7.2 पे था, तो उस लेवल तक भी अभी पहुंचा नहीं है। तो डरने की बात नहीं है। ये इंडिकेटर कैसे बनता है? ये एक्चुअली हेड फंड्स की पोजीशनिंग, क्रेडिट मार्क का ट्रिपल ए वर्सेस डिफॉल्ट का स्प्रेड, इक्विटी मार्केट में क्या ब्रेथ है, इक्विटी फ्लोज कैसे आ रही हैं, बॉन्ड मार्केट में फ्लोज आ रही हैं, और एलओ माने लॉन्ग ओनली, यानी जो बाय एंड होल्ड म्यूचुअल फंड करते हैं उनकी पोजीशनिंग। तो खाली लॉन्ग ओनली पोजीशनिंग ही आपको बहुत बुलिश ट्रेंड दिखा रही है, बाकी सब न्यूट्रल टू बुलिश में ही है। तो ये इंडिकेटर इन चीजों से ही बनता है जो कह रही है कि आज मार्केट थोड़ी रिच है, गोइंग टूवर्ड्स बुल फेस, मगर अभी तक वो 8 के लेवल नहीं पार हुई है, तो अभी तक न्यूट्रल ही है इस इंडिकेटर। तो ये एक कंफर्ट वाली चीज आप मन में रख लीजिए। तो ओवरऑल ध्यान कहां पे होना चाहिए हमें एज ए कंट्री फ्रॉम इंडिया? कमोडिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल और मेटल्स, और दूसरा फेड है। बाकी इंपॉर्टेंट है मगर उतना नहीं, इसलिए उसको बड़ा मैंने बबल दिखाया, राइट। तो क्रूड का लीजिए, क्योंकि इंडिया के बारे में क्रूड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्रूड की आउटलुक क्या है? तो रिसेंटली क्या हुआ है, क्रूड की बढ़त में कमी आई है। तो रिसेंट सॉफ्टनेस क्यों? क्योंकि ओपेक का सरप्लस प्रोडक्शन हाई पे है
और ओपेक के लिए ब्रेक इवन यानी $75 के ऊपर प्राइस रहेगा तो ही उनको प्रॉफिट बनेगा, राइट। तो ऑयल के लेवल वो 75 से नीचे गिरने नहीं देगी। मगर अमेरिका का शेल का ब्रेक इवन कॉस्ट 60 पे है और कुछ जगहों में 45 तक। तो अमेरिका कैन होल्ड ऑन कि अगर ऑयल की दाम गिरे तो भी अमेरिका कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करेगी, तो वो सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। और यूएस के शेल के रिग भी अभी ऑपरेशनल एफर्ट हो गए। और ईरान के साथ जो बातचीत हो रही है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर बातचीत सक्सीड हो गई तो यूरान का सप्लाई भी आ जाएगा। तो ये सब ट्रेंड है कि क्रूड को सॉफ्ट बता रहा है। तो ये है ओपेक का सरप्लस, वही डेटा जो मैं अभी ग्राफ में दिखा रहा हूँ। ये है ईरान की ऑयल की एक्सपोर्ट, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है और दिसंबर तक वापस जो दिसंबर 18-19 पे था उस तक लेवल पे आ सकती है। और यूएस का ब्रेक इवन प्राइस भी कम हुआ है। तो ऑयल प्रोडक्शन की बंद नहीं होने की, सप्लाई जारी रहेगी तो दाम कंट्रोल पे रह सकता है। तो ऑयल का आउटलुक भी उतना ये नहीं है। तो ये है एवरेज यूएस आउटपुट और रिग काउंट जो आपको बता रहा है कि ऑयल के दाम में ज्यादा बढ़त की उम्मीद अब नहीं दिख रही है, राइट। और इंडिया के लॉन्ग टर्म स्टोरी मैंने पिछले वेबिनार में कवर किया, इसलिए स्लाइड यहाँ पर है, मगर मैं ज्यादा कवर करने वाला हूँ, खाली 2-3 स्लाइड पे फोकस करूंगा। तो 3 सेक्टर है जो इंडिया को एक पॉजिटिव आउटलुक मीडियम टर्म में दे रहा है, जिसके कारण एफपीआई पैसा डाल रहे हैं। वो है हाउसिंग सेक्टर में लो इंटरेस्ट रेट्स और सॉफ्ट रियल एस्टेट प्राइसेस, और इनकम पीपल के इतने गिरे नहीं कोविड में। ये तीनों का असर हाउसिंग के ऊपर। पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट क्या कर रही है, चाइना में जो लेबर शॉर्टेज हो रहा है, चाइना की जो नेगेटिविटी है कोविड के कारण, उसका फायदा गवर्नमेंट उठाने की कोशिश कर रही है को इंडिया को एक एक्सपोर्ट बेस बनाने की। तो एक्सपोर्ट बेस के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रही है 5-6 साल के लिए, ताकि बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन ऐसे जो मैन्युफैक्चर चाइना में होते थे उसको एक ऑल्टरनेटिव, सो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी मान लीजिए। तो यहाँ पे वो सब्सिडीज दे रही है 5 से 6% उनको हर साल 5 साल के लिए दे रही है, ताकि वो आके यहाँ कारखाना लगा दें। वो एक और एनआईपी होती है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट की अपनी खर्चा या अपना प्लान खर्चा एफडीआई के थ्रू भी आ सकता है और गवर्नमेंट के थ्रू करीबन 111 लाख करोड़ का खर्चा 5 साल में करने की उम्मीद, जिससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के कारण और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। क्योंकि हमारी जो फार्म टू गेट कहते हैं ना, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे पोर्ट को लेके जाने का टाइम कम हो सकता है, तो नेचुरली फॉरेनर्स का भी इंटरेस्ट इंडिया के ऊपर बढ़ सकता है। यही चीज है। ये सब स्लाइड्स मैंने पिछले वेबिनार में कवर किया, तो मैं अभी क्विकली इसको स्किप करता हूं, और अगर Q&A में चाहिए तो मैं वापस दिखाने के लिए रेडी हूं, राइट। तो एफडीआई फ्लोस ऑलरेडी हमें 80 बिलियन क्रॉस करके रिकॉर्ड हाइस पे आ रहे हैं, ये सब फैक्टर्स के कारण। और पैसा इंडिया को ही मिल रहा है, पीएलआई सेक्टर के बारे में बात किया। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज करता हूं कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ पीएलआई के कारण होता है, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रैकर है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अच्छी खबर है कि एक्सपोर्ट्स कैन लीड टू अ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सेकेंड, गवर्नमेंट की खर्चा जो जबरदस्त बढ़ रही थी, सेकेंड वेव के कारण थोड़ी कमी आई है गवर्नमेंट की खर्चे में, राइट। तीसरी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्सेलरेशन दिख रहा है। बाकी सब देखिए माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में गिरावट थी, मगर कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी ज्यादा दिख रही है, राइट। और प्राइवेट सेक्टर भी आज इम्प्लीमेंटेशन में शुरुआत कर दिया है पब्लिक सेक्टर के साथ। इतने दिन से प्राइवेट सेक्टर नए प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा था, सबको याद है। बट अब देखिए प्राइवेट सेक्टर का भी थोड़ा बढ़त दिख रहा है, राइट। तो उसका अनाउंसमेंट्स देखिए सेक्टर वाइज, देखिए कैपेक्स अनाउंसमेंट्स ऑयल एंड गैस में, ऑटोस में, स्टील में, सीमेंट में, पावर जनरेशन में, इरिगेशन में, रोडवेज में और कंज्यूमर सेक्टर, सभी जगह में देखिए अनाउंसमेंट्स कैपेक्स की बहुत जबरदस्त हो रही है। तो आने वाले दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का इसको एडवांटेज मिलेगा, कैपिटल गुड सप्लायर्स को मिलेगा, सीमेंट सेक्टर को मिलेगा, स्टील को मिलेगा, बिल्डिंग मटेरियल्स को मिलेगा, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलेगा। तो ये कैपेक्स का स्टोरी जो है, डेवलपिंग स्टोरी, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके कारण लॉन्ग टर्म एफआईआई और एफडीआई पैसा भी आ रहा है। एट द सेम टाइम डोमेस्टिकली भी आपको एक इंटरेस्ट इस सेक्टर में बढ़ती हुई देख सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन पे आते हैं फाइनली। तो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर आज के दिन में हो, मैंने सब वैल्यूएशन के बारे में सब कवर किया है, तो क्या है मेरी सलाह,
मेरी सलाह है कि वैल्यूएशन के तौर पर मिड कैप स्वीट स्पॉट में है, तो 30% मैं कहूंगा कि मिड कैप में लगा है, और लार्ज कैप में 40%, मगर खाली आधा हमारे देश की लार्ज कैप में, बाकी 20% में इंटरनेशनल जो कि लार्ज कैप ही है वहां पे आपको डिप्लॉय करने की सलाह दूंगा, राइट। और फिर क्योंकि अग्रेसिव इन्वेस्टर है, डेफिनेटली स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी है, वैल्यूएशन बढ़ चुकी है, फिर भी लॉन्गर टर्म में कैपिटल गुड्स की स्टोरी अभी मैंने बताई, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो डायरेक्ट स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और इंफ्रा में भी। इसके अलावा मैं मानता हूं कि बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि अभी भी उनको लिक्विडिटी और लो कॉस्ट ऑफ फंड्स, और जैसे ये कैपेक्स की प्लान होते हैं सबको बोरो करने के लिए बैंक पे आने का, तो वो एक चीज मैं रेकमेंड करूंगा। और आईटी का रीजन और ग्लोबल जो मैंने कहा अलोकेशन चाहिए, ये दोनों का करीबन एक ही रीजन है। वो क्या है? वो ये है कि द केस फॉर इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल इक्विटीज चीज ऐसी है। तो पहली चीज ये है कि इस साल डॉलर रुपी का अप्रिसिएशन हुआ है 3.4%, बट लॉन्गर टर्म में जैसे मैंने कहा डॉलर की स्ट्रेंथनिंग स्टोरी आ सकती है, तो रुपये की वीकनिंग हो सकती है। और 10 इयर्स में देखिए यूएस डॉलर आईएनआर का स्टोरी 5% पर एनम वीकनिंग का ही था। आज जो अप्रिसिएशन हुआ है, मैं मानता हूं एक स्टॉक मार्केट के करेक्शन की तरह ये करेंसी मार्केट करेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये 5% कैसे बनता है नॉर्मल लॉन्ग टर्म में? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट की जो डिफरेंस होती है दो देश के बीच, वही करेंसी का डिप्रिसिएशन रेट होता है। तो यूएस की 10 ईयर आज 1.5 पे है और डीसेक 6 पे है, तो 4-4.5% का फासला है। तो देखिए एक साल पहले फिर 1.5 साल पहले फासला वही था। यानी लॉन्गर टर्म यूएस 10 ईयर और इंडियन 10 ईयर के जो डिफरेंस 4.5 to 5% रही है, वही रेट होता है करेंसी का डिप्रिसिएशन का भी। ये क्यों मैं कह रहा हूं? तो करेंसी का डिप्रिसिएशन किसको बेनिफिट आएगा? तो एक चीज आएगी इंटरनेशनल फंड्स को, क्योंकि वो बाहर निवेश करते हैं, तो जो भी आपको रुपये में वीकनिंग होता है वो सीधे आपके एनएवी में अप्रिसिएशन होता है। तो ये एक रीजन बन गया। सेकंड, आईटी सेक्टर के लिए ये बेनिफिट है, वो सब आपको पता है ना, क्योंकि आईटी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। और आईटी का नॉट ओनली रुपये के डिवैल्यूएशन के कारण, बट इसके अलावा द फैक्ट इज ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ प्री कोविड पाथ को ओवरकोट शूट कर रही है, यानी ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ वापसी में है। तो अगर ग्लोबल ग्रोथ वापसी में है तो उन देशों के कंपनियों में, उनके मार्केट में निवेश करना अच्छी चीज है ना। जैसे एफआईआई इंडिया के बारे में सोचता है, आप भी एफआईआई बन के बाहर के बारे में सोचिए। अगर ग्लोबल जीडीपी हो रही है तो उसके मार्केट में भी असर आएगा। तो इंटरनेशनल इक्विटीज का बेनिफिट आपको एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ से आ सकता है, और ये खाली एडवांस देश में भी नहीं। क्योंकि जैसे ही एडवांस देश में क्या होता है, एडवांस देश में डिमांड सप्लाई से ज्यादा होता है, तो नेचुरली उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इमर्जिंग मार्केट को एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो इमर्जिंग मार्केट में एक्सपोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए उनको वहां पे भी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपेसिटी क्रिएशन की जरूरत है। तो इमर्जिंग मार्केट्स, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के स्टॉक मार्केट में भी इसका असर दिखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल इक्विटी, और ये जीडीपी ग्रोथ के साथ एडवांटेज क्या आईटी सेक्टर को भी आता है, क्योंकि जैसे ही जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तभी उन देशों में, क्योंकि कोविड के कारण आईटी पे एक बदलाव आ गया है। अभी बहुत से वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, सभी का बिजनेस मॉडल आईटी के कारण बदलना पड़ रहा है, और आईटी में हेवी इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। तो आईटी सेक्टर के लिए लार्ज मिड स्मॉल कैप सभी कंपनीज के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। तो इसलिए इंटरनेशनल इक्विटी और हाइब्रिड और आईटी को मैं आपके एक अग्रेसिव इन्वेस्ट के पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करने की सलाह दूंगा। कितना? 20% इंटरनेशनल इक्विटी में और 10% बैंकिंग और आईटी में स्प्लिट कर दीजिए, राइट। तो फिर एक मॉडरेट, तो सेकंड चीज क्या है ना, हमें डॉलर की इंपैक्ट, टेपरिंग का इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, मगर इस बार ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट में करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा सरप्लस में है। तो देखिए यहां पर प्रीवियस टाइम 2008 में करंट अकाउंट डेफिसिट में था, तो टेपरिंग का असर भी भयंकर था। मगर अब करंट अकाउंट सरप्लस की स्थिति में अगर टेपरिंग हुई तो इकोनॉमी के ऊपर उतना असर नहीं आएगा, ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट, तो उन देशों के स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो वो थी अग्रेसिव इन्वेस्टर। तो मॉडरेट इन्वेस्टर क्या कहूंगा? नेचुरली सेक्टोरल एक्सपोजर या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं लेने का है, राइट। तो उनको क्या करना है? मैं कहूंगा कि उनको, क्योंकि डॉलर की अप्रिसिएशन की रिस्क, टेपरिंग की रिस्क है, तो मैं कहूंगा कि उनको बैलेंस एडवांटेज फंड्स,
30% अलोकेट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट डेट के अलावा इसके थ्रू डेट को प्ले करेंगे तो इक्विटी का टैक्सेशन भी मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, क्योंकि आपको अगर डेट में डाल दिया तो 3 साल के लिए आप फंस गए। बैलेंस एडवांटेज में इक्विटी फंड है तो 1 साल के लिए है, और फंड मैनेजर 1 महीने 2 महीने में ऑटोमेटिकली अपना अलोकेशन इक्विटी के ऊपर बढ़ा के डेट को कम कर सकता है, या वैसी वर्सा। तो नेचुरली आपको ये प्ले करना बैफ के थ्रू करना अच्छा होगा, मॉडरेट रिटर्न से। और जो भी इक्विटी करता है, मैं कहूंगा कि थोड़ा 20% लार्ज कैप में लगाइए और बाकी 30% फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप उसमें लगाइए, क्योंकि अगेन आपको 1 साल के अंदर शिफ्ट करना है तो आपको टैक्सेशन लगेगा ना, तो लेट द फंड मैनेजर डू इट। तो फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी कर सकता है, और मल्टी कैप में इसलिए रिकमेंड करूंगा कि फंड मैनेजर शायद कभी गलती कर सकते हैं कि कितना अलोकेशन कौन से कैप कर में करना चाहिए। जैसे आप सोचिए कि मार्च लास्ट ईयर के बारे में, मल्टी कैप फंड से भी नहीं, कितने फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप को बढ़ाया था? बहुत कम, राइट? 10% के नीचे तो स्मॉल कैप, मगर रिटर्न किसका बेहतर है? स्मॉल कैप का। तो फंड मैनेजर भी उतना आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, मगर मल्टी कैप में सभी ने क्या कर दिया है कि कंटिन्यूस आपको 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप रखना है। तो फंड मैनेजर कैन नॉट रिड्यूस बिलो। तो क्या होता है कि अगर मार्केट के परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्टेशन के हट से हो गई तो मल्टी कैप आपको बेहतर रिटर्न दिलवा सकता है, क्योंकि वो सभी जगह के रिटर्न को पकड़ सकता है। तो मैं कहूंगा कि मल्टी कैप को भूलिए मत, फ्लेक्सी कैप को भी देखिए, मल्टी कैप को भी देखिए एज अ हेज अगेंस्ट फंड मैनेजर। और ग्लोबल मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए मैं ग्लोबल रेकमेंड करूंगा, क्योंकि वो बेस्ट हेज है अगेंस्ट टेपरिंग, राइट? तो मैं कहूंगा कि ऐसी एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए सही है, क्योंकि आज रिस्क है मार्केट में। और अगर कंजर्वेटिव है इन्वेस्टर तो उसको डेट में रहना चाहिए आज, मगर मैं कहूंगा कि उसको डेट में मत डालिए, क्योंकि 3 साल के लॉक इन होके कुछ बदलाव नहीं कर पाएगा। तो वहां पे इक्विटी सेविंग फंड एक आइडियल है। जैसे रिस्क रिवॉर्ड में देखिए इक्विटी सेविंग बीच में आती है। क्यों आइडियल है? क्योंकि ये है डेट फंड की तरह मैनेजमेंट, मगर इक्विटी का टैक्सेशन, राइट? तो वॉलेटिलिटी भी कम होता है। तो ऐसी चीज में क्या होता है, ये सब अब सबको पता है, इक्विटी सेविंग ज्यादा मेरे को उसको जानकारी देने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने दिया है। मगर टू समराइज क्या है, यहाँ पे इक्विटी से ग्रोथ भी आता है, फिक्स्ड इनकम से स्टेबिलिटी भी आती है, और आर्बिट्राज को यूज करके हेज भी करते हैं, राइट? तो इन्वेस्टर को अगर 3 साल का होराइजन है तो टैक्सेशन के लिए 3 साल, मगर इक्विटी सेविंग में 12 महीने तक ही लॉक इन है। तो 1 साल के लिए इक्विटी सेविंग में डालो और उसके बाद आप इक्विटी को बढ़ा सकते हैं या गिरा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, जो आउटलुक तब बनता है। तो इक्विटी सेविंग इज एक्चुअली अ डेट प्रोडक्ट विद इक्विटी टैक्सेशन, वो सब आपको पता है ना। तो फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड इनकम, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग, अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी, तो इसमें टैक्स एफिशिएंसी, लो वॉलेटिलिटी और स्टेडी रिटर्न्स, राइट? ही आपको इक्विटी सेविंग्स में कहूंगा कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए इक्विटी सेविंग्स फंड इज आज के रिस्क वाली स्थिति में, वैल्यूएशन वाली स्थिति में, इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। एंड टैक्सेशन में देखिए, नॉर्मली आपको एक डेट फंड की तरह कंपेयर किया तो जहां पे आपको पोस्ट टैक्स एक डेट फंड में 5% मिलेगा, तो इक्विटी सेविंग्स में आपको 6.7 यानी करीबन 150 बेसिस पॉइंट्स एडिशनल रिटर्न टैक्सेशन के कारण आपको लाइक फॉर लाइक, यानी दोनों ने सेम रिटर्न दिया, तो आपको पोस्ट टैक्स इतना लाभ मिल सकता है। तो ये एक बेहतर प्रोडक्ट के आज के जमाने के लिए, और यही मैं कह रहा हूं कि एक ब्लेंडेड प्रोडक्ट जो है, राइट? इक्विटी का मसल पावर, आर्बिट्राज का इम्यूनिटी और फिक्स इनकम सस्टेनेबिलिटी, ये हमारी फंड की जो एड कैंपेन थी उसको मैंने हम दिखा रहे हैं। और हमारे फंड की परफॉर्मेंस देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ, 1 साल में 16% रिटर्न, और इसका टैक्सेशन का एडवांटेज लिए कौन से डेट फंड इसको मैच कर सकता है? मगर एक्चुअली वॉलेटिलिटी डेट के करीब है, और इवन 2 साल में इसने 7%, मच बेटर देन अ डेट फंड पोस्ट टैक्स, राइट? तो ये है मेरी एडवाइस कि अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल आप एसेट एलोकेशन को डिवाइड कीजिए। बहुत धन्यवाद। Thank you for listening. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.